हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम संवैधानिक विकास के पार्ट 5 चैप्टर पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम 3 भारत परिषद अधिनियम 1861 से लेकर के 1892 और 1909 पर बात करने वाले हैं। देखिए, संवैधानिक विकास के क्रम में 3 भारत परिषद अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? देखिए, भारत परिषद, इसको भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। और भी प्रावधान हैं, लेकिन इसमें परिषद यानी काउंसिल के गठन को लेकर के कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, इसलिए इनको भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। और ये संख्या में 3 लाए गए। एक 1861 में लाया गया, फिर 1892 में और 1909 में। 3 भारत परिषद अधिनियम हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और तीनों ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे बहुत से आपके फैक्ट भी क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1861 पर। पीछे की जितनी भी क्लासेस आपने की हैं, उन सब में जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास पढ़ा है, वो कंपनी के शासन काल के दौरान पढ़ा है। यहाँ पर आपने देखा कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया है और यहाँ पर जो है कंपनी को किनारे कर दिया गया है, यानी कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है। 1861 पहला अधिनियम है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाया गया। और आपने देखा था कि 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में बहुत सारी लुभावनी घोषणाएं की गई थी कि हम भारत में किस प्रकार से एक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सुशासन स्थापित करने की बातें की गई थी। वो कितनी पूरी हुई या नहीं पूरी हुई वो तो भविष्य की बात थी, लेकिन ये पहला एक्ट उसको दिखाने वाला था कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ब्रिटेन भी चाहता था कि अब भारतीयों का कुछ ना कुछ सहयोग शासन में लिया जाना चाहिए, क्योंकि 1857 में जिस प्रकार से भारतीयों का घुस फूटा था, उसकी परिणति कुछ भी हो सकती थी। ये अलग बात है कि किसी प्रकार से ब्रिटेन ने इस क्रांति को नियंत्रित कर लिया, दबा दिया, दमन कर दिया, लेकिन ब्रिटेन की सरकार अब ये जान गई थी कि हम इस तरह से भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि 1857 की क्रांति में उन्होंने देखा कि विरोध किस स्तर तक जा सकता है। तो 1861 में आपको इसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ेगी कि किस प्रकार से उन्होंने धीरे से ये सोचा कि अब शासन और प्रशासन में भारतीयों का भी सहयोग लिया जाना शुरू किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से भारतीयों को शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा स्थान दे दिया गया था, लेकिन 1861 पहला अधिनियम है जिसमें भारतीयों का शासन में सहयोग लिया गया। तो हेडिंग डाल दीजिए 1861 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। एक एक चीज़ को समझते चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो 1861 में परिस्थितियां आप समझ गए। 1858 के बाद में पहला अधिनियम ये लाया गया है और इसमें भारतीयों के सहयोग लेने की बात की जा रही है। तो पहला पॉइंट आप इसमें दर्ज करें जो पूछा जा सकता है कि ये प्रथम अधिनियम है, प्रथम अधिनियम जिसमें सहयोग की नीति, आपसे पूछा जाता है सहयोग की नीति, सहयोग की नीति के तहत। देखो, सहयोग की नीति का मतलब यह है कि अब भारतीयों से सहयोग लिया जाएगा। सहयोग की नीति के तहत शासन में भारतीयों का सहयोग ऐसा जो है इसमें लाया गया संकल्प। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें की गई हैं उन पर बात करेंगे। तो देखिए, 3 सेक्टर में हम बात करेंगे 3 चीज़ों की। पहला पॉइंट देखिए ये है कि जो केंद्र की परिषद बन गई है, 1853 के एक्ट में आपने देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद बनकर के तैयार हुई, जो केंद्र में कानून बनाती है पूरे देश के लिए। तो उस परिषद में
कुछ परिवर्तन किए गए ताकि भारतीयों को यहाँ पर शामिल किया जा सके। अभी तक उसमें कोई भारतीय नहीं हुआ करते थे, तो उसमें भारतीयों को शामिल करने के प्रावधान किए गए। देखिए यहाँ पर यह किया गया कि जो केंद्र की विधान परिषद केंद्र की विधान परिषद से संबंधित क्या प्रावधान थे, इस पर बात करें। तो आप देखिए जो कार्यकारिणी है, अभी जो गवर्नर जनरल जो वायसराय बन गया है उसकी कार्यकारिणी में कितने सदस्य हुआ करते थे, 4। आपने देखा था कि 1833, चीज़ों को रिवाइज जरूर करते रहें, 1833 में गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई थी, जिसमें लॉर्ड मैकाले एक विधि सदस्य के रूप में बन के आए थे, लेकिन वो टेम्परेरी थे। फिर 1853 में आपने देखा कि गवर्नर जनरल प्लस 4 परमानेंट मेंबर कर दिए गए, यानी कि जो मेंबर था लॉ मेंबर उसको परमानेंट कर दिया गया। और यहीं पर 1853 के एक्ट में आपने देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 6 नए मेंबर भी जोड़े गए थे और टोटल 12 लोगों की एक विधायिका बनाई गई थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे काम नहीं कर पाए, क्योंकि 1853 के बाद में 1857 में क्रांति हो गई। उसके बाद में ये एक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर इस परिषद को और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया है। इसीलिए आप कह सकते हो कि विधान परिषद का जो वास्तविक स्थापना है, वैसे स्थापना तो यही हो गई, लेकिन वास्तविक स्थापना जो दिखाई पड़ेगी वो आपको 1861 में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले तो ये जो परिषद में ये जो कार्यकारिणी परिषद है 4 लोगों की, यहाँ पे एक मेंबर और बढ़ाया गया, 5 कर दिए गए। तो गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय हम कह रहे हैं, गवर्नर जनरल प्लस 5 सदस्य वाली कार्यकारिणी बना दी गई। कार्यकारिणी एक तो ये परिवर्तन किया गया कि 4 की जगह 5 मेंबर कर दिए गए, और 6 से लेकर के 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ाने की अनुमति दी गई गवर्नर जनरल को, कि वो अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की भर्ती कर सकता है। और ये जो अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए जाएंगे, इनमें से आधे सदस्य भारतीय होंगे। तो वहाँ पर 6 बढ़ाए गए और 3 भारतीय रखे। तो देखिए गवर्नर जनरल को एक पावर दी गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद में, काउंसिल में, परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त को जरूर आप ध्यान रखेंगे। अतिरिक्त यानी कि आप ये मत सोच लेना कि इसमें बढ़ा देगा वो, ये अतिरिक्त सदस्य हैं और भारतीय अतिरिक्त में ही रखे जाएंगे। लेकिन अतिरिक्त सदस्यों की पावर्स बहुत कम हैं। उनके पास ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार है अभी, ना तो उनको बजट पे बहस करने का अधिकार है। ऐसा कोई भी उनके पास विशेष पावर्स नहीं है। सिर्फ वो एक प्रकार से विधि बनाने में सहयोग करेंगे और इनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होगा, ऐसा कहा गया इसमें। तो गवर्नर जनरल अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है, बढ़ाने की शक्ति दी गई है यहाँ पर कि इतने अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है। अब बढ़ाए गए और इसमें एक शर्त है, इसमें से आधे भारतीय होंगे। देखिए आगे के उसमें जहाँ भी अतिरिक्त सदस्य हैं, इनको गैर सरकारी सदस्य भी कहा जाता है। किताबों में लिखेंगे, आप देखेंगे कि ये सरकारी सदस्य होते थे जो ये कार्यकारिणी में सीधे होते थे, और जो अतिरिक्त मेंबर होते थे एक्स्ट्रा वाले, इनको गैर सरकारी कहा जाता था। और जो भारतीय भर्ती किए जाते थे वो इसी में भर्ती किए जाते थे। अब ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं, 1853 में भी ऐसे ही अतिरिक्त सदस्य जो थे उनके पास बहुत कम शक्तियाँ थीं। वही चीज़ें यहाँ भी दोहराई गई हैं। तो अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे, अब ये पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना है कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं, अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे, ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे। विधि बनाने में सहयोग करेंगे। एक काम ये करेंगे, क्या इनके पास कोई पावर्स होंगी, तो इनकी शक्तियां सीमित हैं। अभी इनकी शक्तियां सीमित हैं, सिर्फ कार्रवाई में बैठेंगे। इनको अभी कोई विशेष पावर्स नहीं दी गई हैं। आगे के एक्ट्स में आप देखोगे कि इनको धीरे धीरे कुछ शक्तियां प्रदान की जाएंगी, और वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया भारतीय सदस्यों को, या मत देने का अधिकार कब दिया गया, या फिर जो है
प्रश्न पूछने का अधिकार या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, तो ये 1861 में स्टार्टिंग हो रही है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि स्टार्टिंग में इनके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी, शक्तियाँ सीमित थीं, सिर्फ भारतीयों को शामिल कर लिया गया। तो क्या कुछ भारतीय शामिल किए गए थे? 3 लोगों को गवर्नर जनरल ने शामिल किया। तो यहाँ पे 3 भारतीय सदस्य आए, 3 भारतीय सदस्य शामिल किए गए। यहाँ पर कौन कौन से हैं उसमें आपको याद रखना है। एक पटियाला के राजा थे, महाराजा, बनारस के राजा और एक थे सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को जो है शामिल किया गया था इसी अतिरिक्त सदस्यों में। तो ये केंद्र की विधान परिषद को आप समझ गए। अब देखिए, ये जो केंद्र की विधान परिषद बनी है, ये आगे चल करके इन अतिरिक्त सदस्यों की पावर्स में परिवर्तन करेंगे और इन संख्या में भी परिवर्तन करेंगे। ये 2 चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे कि 1892 में संख्या कितनी बढ़ा दी जाएगी, शक्तियाँ क्या बढ़ा दी जाएंगी। उसके बाद 1909 में संख्या क्या कर दी जाएगी और शक्तियाँ क्या बढ़ा दी जाएंगी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा केंद्रीय विधान परिषद में। इसके बाद देखिए दूसरी चीज़ क्या की गई है। दूसरी चीज़ यह है कि गवर्नर जनरल की जो वायसराय है या गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति है, वो उसके पावर्स में भी वृद्धि की गई, क्योंकि अब जो है सत्ता ब्रिटेन के हाथ में है और ब्रिटेन का जो मुख्य प्रतिनिधि जो है वो भारत में वो वायसराय ही है। तो वायसराय की शक्तियों में भी इजाफा किया गया। तो दूसरा जो पॉइंट महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर है वो है कि वायसराय या गवर्नर जनरल, दोनों शब्द आप याद रखेंगे, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। अब जाहिर सी बात है कि वायसराय को वो पावरफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से भारत पर कंट्रोल करेंगे। और अभी अभी उन्होंने बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा विरोध उन्होंने देखा भी है। तो इसलिए जो है वो गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये लॉजिक आप याद रखिएगा क्यों बढ़ा रहे हैं। तो क्या बढ़ाया गया, देखिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिल करके कानून बनाती थी और वो कानून पे गवर्नर जनरल को वीटो हुआ करता था। आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि वीटो पावर लगातार इनके पास चली आ रही है। वो वीटो पावर उस निर्णय को निरस्त कर सकती थी, सुरक्षा के मामले में, ब्रिटेन के हित के मामले में, या किसी भी ऐसी मुद्दे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पे गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपना निर्णय लागू कर सकता था। ऐसा तो पहले से चला रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शक्ति और बढ़ाई गई कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अध्यादेश जारी करने के लिए परिषद की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है और उसकी कुछ समय सीमा होती है। तो अध्यादेश जो यहाँ पर दिया गया पावर, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था। इसी प्रकार से वर्तमान में आप कमेंट करके बताइए कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड रहता है, यानी कि उस दरमियान उसके बाद जो है उसे संसद की सहमति लेना अनिवार्य है, कितने दिनों तक अध्यादेश लागू रह सकता है। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये 6 माह तक वैध रहेगा और इसमें परिषद की सहमति होना अनिवार्य नहीं है। 6 महीने के बाद जो है परिषद उस पर बात करेगी कि इसको आगे लागू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो ये शक्ति है। दूसरी पावर क्या दी गई, इसी गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अन्य प्रांतों पर और ज़्यादा नियंत्रण प्रदान किया गया कि जो दूसरे प्रांत हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण, उनकी जो है नए प्रांतों का गठन या पुराने प्रांतों का बंटवारा, इस तरह की शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल अब क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल नए प्रांतों का गठन कर सकता है और प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन ये कर सकता है।
और जो भी नए प्रांत बनाएंगे तो वहाँ का जो प्रशासक होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? वायसराय करेगा। एवं प्रशासकों की नियुक्ति। तो ये देखिए, एक प्रकार से जो प्रांत हैं उनके ऊपर नियंत्रण बढ़ाया गया कि प्रांतों की सीमाओं का जो परिवर्तन है वो वायसराय कर सकता है। प्रांतों का बंटवारा भी वायसराय कर सकता है, एक प्रांत को दूसरे 2 प्रांतों में बांट सकता है, नए प्रांत का गठन कर सकता है। आगे आप देखोगे भी कि किस प्रकार से आज के संविधान में भी प्रांतों का गठन, प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन या वहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास में किस तरह हमारे संविधान में वर्णित की गई है। और गवर्नर जनरल को एक पावर दी गई कि जो ये परिषद है, परिषद में कार्य प्रणाली क्या होगी, किस प्रकार से परिषद के मंत्री काम करेंगे, इस पर भी वो नियम बना सकता है। तो एक ये शक्ति और दी गई थी। 4 शक्तियाँ हैं, चारों पे बात करेंगे। यानी कि गवर्नर जनरल जो है वो परिषद की कार्यवाही के लिए, कार्यवाही किस प्रकार से परिषद काम करेगी के नियम बना सकता है। देखिए, आज भी हमारी संसद जो है उसकी एक नियमावली है, संसद में किस प्रकार से काम होगा, कैसे नहीं होगा, किस किस समय पर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, उसके लिए एक नियम पुस्तिका होती है जिसको संसद की नियमावली कहा जाता है। तो वैसे ही यहीं से जन्म हुआ कि परिषद की कार्रवाई किस प्रकार से होगी उसकी भी एक नियमावली होनी चाहिए और गवर्नर जनरल उस नियमों को तय करेगा। और इसी आधार पे एक जो है गवर्नर जनरल ने यहाँ पर वायसराय ने निर्णय लिया कि अब हम मंत्रियों को विभाग दे देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब मिल करके सब कुछ करते थे, लेकिन अब कहा गया कि एक मंत्री को हम एक विशेष डिपार्टमेंट दे देंगे। इसको कहा जाता है विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंटल सिस्टम, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं इसको हैं। लॉर्ड कैनिंग जो 1858 से आया, 1858 के बाद आप देख रहे हो, लॉर्ड कैनिंग वो जो है उसने 1862 में ये विभागीय प्रणाली शुरू की थी औपचारिक रूप से, लेकिन ये विधिक नहीं थी, यानी अभी इसको कानूनी रूप से मान्यता नहीं प्रदान थी। हालांकि वो अपने मंत्रियों को बांट देता था काम की, आप स्वास्थ्य मंत्रालय देखेंगे, आप शिक्षा मंत्रालय देखेंगे, या जो भी है, जो भी उस समय थे मंत्रालय। तो गवर्नर जनरल को परिषद की कार्रवाई के नियम बनाने के अधिकार दिए गए और इसी के तहत, इसी अधिकार के तहत में जो है लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विभागीय प्रणाली शुरू की थी। विभागीय प्रणाली, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, दोनों को आपको याद रखना है। विभागीय प्रणाली चालू की थी, उसे वैध कर दिया, वैध बनाया। डिपार्टमेंटल सिस्टम, विभागीय प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग ने इसको 1862 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जब इसको पावर्स मिल गई तो उसके द्वारा इसने इसको एक विधिक रूप दे दिया कि हाँ विभाग रहेंगे, डिपार्टमेंट रहेंगे। तो ये एक चीज़ आई। और दूसरा एक चीज़ आप याद ही रखेंगे कि वीटो पावर तो इसके पास है ही, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर रहेगी, यानी निरस्त नहीं की गई, इसको पहले से मिली हुई है, वीटो पावर रहेगी। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने की जो वीटो पावर है वह शक्ति किस एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी, कब से उसके पास में है। तो ये वीटो पावर उसके पास रहेगी। तो इस प्रकार से आपने वायसराय की शक्तियों में परिवर्तन को देखा। आइए देखते हैं कि प्रांतों की शक्तियों में क्या परिवर्तन किया गया है, उस पर बात करें। तो देखिए, जैसे इसके पहले आप देख रहे हो कि 1833 से क्या माहौल बनाया गया। 1833 में प्रांतों की विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई थी। 1833 में यहाँ पे क्या कर दिया गया था, पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पूर्णतः केंद्रीकृत व्यवस्था किस एक्ट के तहत लाई गई थी, तो 1833 में लाई गई थी। क्या है ये व्यवस्था? इसमें कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल जो है वही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा और अन्य जो प्रांत के गवर्नर हैं, बम्बई, मद्रास वगैरह के, वो अपने क्षेत्र के लिए विधि नहीं बनाएंगे। यानी कि प्रांतीय गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया था 1833 में। अब चूंकि यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने जिस प्रकार से बहुत से वादे किए थे कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ऐसा है वैसा किया जाएगा, लोगों के अच्छे के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पर 1861 में
ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी इसको भंग कर दिया गया और फिर से विकेंद्रीकरण लाया गया, यानी कि अब केंद्र की शक्तियों को राज्यों में बांट दिया गया, यानी प्रांतीय गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई कि प्रांतों के लिए वो विधि बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त रखी गई कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं वो जो विधि बनाएंगे उसको गवर्नर जनरल से पास करवाना होगा, यानी उसकी स्वीकृति लेनी होगी। तो ये उसकी एक शक्ति भी है, वहाँ पर भी नोट कर सकते हो। और आप यहाँ नोट करेंगे तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट की हेडिंग आप लिखेंगे विकेंद्रीकरण का प्रारंभ। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ। आपसे क्वेश्चन किया जाता है किस एक्ट में पुनः जो है विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पर 1861 में क्या किया गया। यहाँ पर सबसे जो प्रमुख पॉइंट है कि प्रांतों को, जो प्रांत हैं, प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस की गई, वापस कर दी गई। वापस कर दी गई तो ली कब गई थी, छीन ली गई थी 1833 में, वापस की गई 1861 में। लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि जो प्रांतीय गवर्नर और उनकी परिषद विधि बनाएंगी उसको गवर्नर जनरल से स्वीकृति लेनी होगी। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई, लेकिन प्रांतीय विधि, जो प्रांतीय विधि होगी, कानून होंगे, प्रांतीय विधियों को गवर्नर जनरल से स्वीकृति लेनी होगी, स्वीकृति लेना होगा, तभी जो है प्रांत। अब देखिए प्रांतों को धीरे धीरे यहाँ पर स्वायत्तता प्रदान करना शुरू किया गया है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से कि भारत में प्रांतों को किस प्रकार से स्वायत्तता प्रदान की गई, तो प्रांतों को स्वायत्तता जो है यहीं से शुरुआत हो जाती है। 1861 से पहली स्वायत्तता यहाँ पर दी गई कि देखिए यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को इस तरह से आप याद रखेंगे कि 1861 में यहाँ पर प्रांतों को क्या दिया गया है, प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, विधि की शक्ति दी गई। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे इनकी शक्तियों में इजाफा किया जाएगा और 1919 में आप देखोगे कि 1919 में प्रांतों को और ज़्यादा शक्तियां दे दी जाएंगी। प्रांत में द्वैध शासन स्थापित किया जाएगा और प्रांतों की जो सूची है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी वहाँ पर एक उत्तरदायी सरकार बनाने की जो है शुरुआत की जाएगी 1919 में। 1919 में प्रांतों में क्या करेंगे, द्वैध शासन लाएंगे, द्वैध शासन। और फिर 1935 में आप जाके देखोगे कि प्रांतों को क्या कर देंगे, प्रांतों को स्वायत्त कर देंगे, यानी प्रांत पूरी तरीके से स्वायत्त हो जाएंगे। और इसी आधार पर जो है 1937 में चुनाव होंगे प्रांत में और यहाँ पर सरकारों की स्थापना की जाएगी 1937 में। तो ये है प्रांतीय स्वायत्तता, जिसकी शुरुआत 1861 में हुई। विधि बनाने की शक्ति मिली। 1919 में प्रांतों के विषय अलग किए गए और उन विषयों को हस्तांतरित और संरक्षित 2 भागों में बांटा गया, उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और यहाँ से द्वैध शासन स्थापित किया गया और 1935 में प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, यानी कि यहाँ की सरकारें बिल्कुल स्वतंत्र होंगी केंद्र से और वो अपना निर्णय लेंगी अपनी जैसे आज वर्तमान में होती हैं प्रदेश सरकारें वैसी। और 1937 में चुनाव हुए इसी के आधार पर और वहाँ पर सरकारों का गठन किया गया। इतिहास में आप इसे पढ़ेंगे। तो ये जो है प्रांतों में इस तरह से गवर्नर जनरल को भी एक पावर दी गई और प्रांतों को भी शक्तियाँ वापस कर दी गई हैं। और दूसरी चीज़ की गई कि प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना, विधान परिषदों की स्थापना की गई इसी एक्ट में। देखिए अगर बात करें, क्वेश्चन आए कि केंद्रीय विधान परिषद कब गठित हुई थी, तो आंसर होगा आपका 1853। 1853 में आपने देखा था कि 12 सदस्य वाली एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था। लेकिन प्रांतों में विधान परिषद नहीं थी, क्योंकि प्रांतों का तो कानून बनाने का हक ही छीन लिया गया था 1833 में, तो वहाँ परिषदें नहीं थी। 1853 में केंद्रीय विधान परिषद बन गई और 1861 में प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना
की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे अलग से बनेगा। और यहाँ पर 3 परिषदें जो बनी, बाद में और प्रांतों की भी बनी थी, 3 आप नोट कर लें। यहाँ पर 1861 में हुआ, तो 1862 में बंगाल में बनी, 1862 में बंगाल में। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो केंद्रीय जो परिषद है वहाँ पर भारतीयों को शामिल किया गया। देखिए शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो 3 चीज़ें इसमें से निकल के आई हैं। तो पहली है केंद्रीय विधान परिषद, परिषद में भारतीय शामिल किए गए हैं, भारतीयों का सहयोग लिया गया, 3 भारतीय शामिल किए गए आपने देखा। दूसरा आपने देखा है कि विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण यानी कि प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस दी गई। और तीसरा आपने देखा कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति। ये 3 प्रमुख पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली इसमें जो है विशेष बिंदु हैं। अब इसके बाद देखिए 1861 इन चीज़ों का कोई विशेष भारत में कोई विशेष प्रकार का सुशासन या अच्छी उत्तरदायी सरकार बनाने में पूरी तरीके से ये एक्ट विफल रहा है। हालांकि इसका महत्व ये है कि केंद्रीय विधान परिषद, ये चीज़ें आपको इसलिए जाननी है क्योंकि आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो इसके पक्ष विपक्ष में आपको तर्क रखने पड़ेंगे। तो देखिए अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, वो परिषद के ऊपर हावी रहता था। इसीलिए परिषद में भारतीय होते हुए भी वो पहली चीज़ भारतीयों के पास कोई बहुत ज़्यादा अधिकार थे भी नहीं, और गवर्नर जनरल की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी, वो अध्यादेश बहुत ज़्यादा निकाल सकता था, अपने मनमर्जी कानून बना सकता था और परिषद के जो निर्णय होते थे उनको निरस्त भी कर सकता था। तो इस प्रकार से इस एक पॉइंट ने गवर्नर जनरल को बहुत पावरफुल बना दिया था, जिससे परिषद में भारतीयों का होना या ना होना बिल्कुल मायने नहीं रखता था। तो ये एक अच्छा पॉइंट नहीं था। विकेंद्रीकरण तो किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल की स्वीकृति चाहिए होती थी कानून बनाने में, तो ये भी एक लंबा कार्यक्रम था। और इसमें गवर्नर जनरल जब नहीं उसको कानून कोई अच्छा लगता था तो उसको निरस्त कर सकता था। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय रखे जरूर गए थे, लेकिन इनके पास कोई भी विशेष शक्तियाँ नहीं थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये भी प्रभावकारी नहीं रहा। तो अब इसके बाद क्या हुआ? इससे तो कोई विशेष संतुष्टि भारतीयों को नहीं मिली। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि ये समय 1861 का जो है, इसमें भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 1857 की क्रांति के बाद में भारत में राष्ट्रवादी नेताओं का जो है बोलबाला बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सी मांगें उठने लगी हैं। शिक्षा भी बढ़ रही, अंग्रेजी शिक्षा भी बढ़ रही थी। आपने इतिहास में सब कुछ पढ़ा है किस प्रकार से देश में अंग्रेजी शिक्षा को, उस पर हम एक क्लास भी करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा की वजह से लोग अब अपने अधिकार और अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता, इन सब चीज़ों के लिए जानकारी रखने लगे थे और उस पर बात करने लगे थे। और जगह जगह पर कुछ संगठन भी बनने लगे थे। आपने क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि तमाम क्षेत्रीय संगठन बन गए थे, लेकिन राष्ट्रव्यापी कोई एक बड़ा संगठन या बड़ी पार्टी नहीं थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जो एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी थी और उसने तमाम सारे मुद्दे उठाना शुरू किए। हालांकि उसमें भी बहुत से विवाद हैं, लेकिन फिर भी एक पार्टी आई और उसने कई मांगें रखी कि यहाँ पर जो है भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, सीटें बढ़ाई जाएं, भारतीयों को और भी पावर्स मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। इस तरह से तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपने हक और अधिकारों की मांग रखना शुरू किया। और कुछ परिस्थितियां भी देश की बदल गई थीं। अब अंग्रेज चाहते थे कि कोई बड़ा विवाद न होने पाए, इस वजह से इस एक्ट में सुधार करने के दृष्टिकोण से 1892 में एक दूसरा जो है भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा जो है कुछ परिवर्तन और किए गए। वो जो है माना जाता है कि वहाँ पर सीटों की संख्या में जो बढ़ोतरी की गई, जिससे भारतीयों का जो उस परिषद में संख्या है, जो बल है, उसमें बढ़ोतरी हुई और उनको कुछ अधिकार भी दिए गए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ अधिकार दिए गए थे। ऐसे तो अभी तक वो सिर्फ जाके मीटिंग में बैठते थे मूक दर्शक बन करके, लेकिन अब उनको कुछ पावर्स दी गई थी 1892 में। तो दूसरा जो एक्ट हम पढ़ेंगे वो है 1892 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद
अधिनियम। देखिए 1892 की परिस्थितियां आपने समझ ली। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहला देखिए, पहला पॉइंट है कि जो विधान परिषदें हैं, विधान परिषदें चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रांत की हो, यानी कि दोनों आप लिख लें, केंद्र एवं प्रांत, दोनों विधान परिषदों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। सीटों की संख्या में वृद्धि, क्योंकि यही मांग थी। अभी देखिए 3 ही तो भारतीय थे उसमें, वही एक छोटा सा विधान परिषद होता था, उसमें कितने ज़्यादा संख्या में भारतीय थे, कुछ नहीं थे। तो विधान परिषदों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, केंद्र में भी और प्रांत में भी। तो केंद्र के नंबर से आपको जानना चाहिए, प्रांतों में बढ़ोतरी की गई थी। हर प्रांत में विधान परिषदों की अलग अलग संख्या होती थी, उसको याद करना जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो केंद्र में आप देख लीजिए कि केंद्र में क्या किया गया। केंद्र में जो है विधान परिषद में, विधान परिषद में जो अतिरिक्त पार्षद हैं, अतिरिक्त जो सदस्य होते थे, पार्षद होते थे, की संख्या अभी कितनी थी, पहले 6 से 12 थी, तो यहाँ पर 10 से 16 कर दी गई। देखिए अभी 6 से 12 थी, लेकिन 6 से 12 में मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड नहीं था, तो वहाँ पे 3 भारतीयों को ही रखा गया था केवल। हालांकि वो जब 12 रखते तो 6 भारतीय आ सकते थे, लेकिन उसमें कुछ मिनिमम डिसाइड ही नहीं था। तो यहाँ 10 से 16 कर दी गई, और साथ में कहा गया कि न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी में ही भारतीय होते थे, अस्थाई वाले होंगे। यानी कि अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है वो 10 से 16 करेंगे, और इसमें न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। देखिए इसमें जो अतिरिक्त सदस्य हैं, इसमें भी कुछ सरकारी रख लिए जाते थे, यानी मनोनीत कर देता था गवर्नर जनरल, तो उसमें कुछ मनोनीत होते थे। और अब यहाँ पर कुछ चुनाव होकर के भी आएंगे, लेकिन वो प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव से आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपने ये जाना कि केंद्र में विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई है, और न्यूनतम 10 गैर सरकारी इसमें सदस्य होंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा ये किया गया कि जो चुनाव होंगे, यहाँ पर पहले अभी तक जितने भी सदस्य रखे जाते थे उनको मनोनीत कर लिया जाता था, गवर्नर जनरल जिसको बताता था उसको रख लेते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से चुनाव प्रणाली लाई गई। हालांकि 1892 के एक्ट में चुनाव शब्द या निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इलेक्शन जो वर्ड है यूज नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कहा गया कि इन सदस्यों की भर्ती में हम जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, इन सब लोगों की सिफारिश पर इनको रखेंगे। यानी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इनकी भर्ती की जाएगी। लेकिन प्रश्न आपसे बनता है कि प्रथम बार जो है विधान परिषदों में इलेक्शन की शुरुआत कब की गई थी, तो यही 1892 आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ। अब यहीं पर लिख लेंगे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ये डायरेक्ट नहीं था, जनता नहीं चुनती थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रकार था, इसमें देखिए कि जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, गैर सरकारी सदस्य इन्हीं का होगा, बाकी तो गवर्नर सरकारी वाले तो मनोनीत ही होंगे, अपॉइंट होंगे। तो जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी न्यूनतम जो 10 सदस्य होंगे, तो गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन में, यानी होंगे अभी ये मनोनीत ही, मनोनयन में किसका जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल, कमर्शियल बोर्ड जो होते थे,
वाणिज्य मंडल की सिफारिश पर इनको रखा जाएगा, की सिफारिश ली जाएगी। यानी कि विश्वविद्यालय कहेगा कि एक मेंबर हमारी सिफारिश पे इनको रखा जाए। इसी प्रकार से वाणिज्य मंडल को कुछ सीटें दी गई, नगर पालिका को सीटें दी गई कि ये लोग जिनको बताएंगे उनको जो है यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये इलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इसको अप्रत्यक्ष इलेक्शन मान सकते हैं कि आपसे कहा गया कि हाँ विश्वविद्यालय इतनी सीटें बताए कि किसको रखा जाएगा, तो अप्रत्यक्ष इलेक्शन इसको कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन शब्द नहीं प्रयोग किया गया था, लेकिन निर्वाचन यहीं से प्रारंभ हुआ। और आगे चल के क्वेश्चन बनेगा कि ये डायरेक्ट इलेक्शन कब बन गया, यानी कि अब इन सदस्यों के लिए डायरेक्ट जनता कब वोट करेगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी अप्रत्यक्ष इलेक्शन है, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रत्यक्ष इलेक्शन में तब्दील हो जाएगा बाद में। तो विधान परिषदों में ये एक परिवर्तन किया गया कि सीटों की संख्या बढ़ाई गई। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये केंद्र में विधान परिषदों में ये किया गया है, और आप यहीं पर नोट कर लेंगे कि प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई थी। प्रांतों में भी सीटें बढ़ी थी, कुछ सीटें प्रांतों में भी बढ़ाई गई। अब देखिए, दो प्रकार के सदस्य होने लगे थे। एक तो होते थे सरकारी परिषद में, एक सरकारी सदस्य होते थे, एक गैर सरकारी सदस्य होते थे। गैर सरकारी और गैर सरकारी में भी दो प्रकार के होने लगे थे। कुछ को गवर्नर जनरल सीधे नियुक्त करता था और कुछ यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जाते थे। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि विधान परिषदों में अब चार प्रकार के लोग बैठने लगे थे। एक तो होते थे जैसे गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद होती थी, ये भी तो मेंबर थे उसी के। एक होते थे जिनको सरकारी सदस्य कहा जाता था। इसमें अतिरिक्त वाले में देखो, ये भी सरकारी हैं और ये सरकारी हैं। ये सरकारी वो हैं जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है, वो लोग हैं। ये दूसरे वाले सरकारी कौन हैं, जो अतिरिक्त में गवर्नर जनरल ने भर्ती किए हैं। और एक होते थे गैर सरकारी। गैर सरकारी वो होते थे जो अतिरिक्त में जो है भारतीय लोगों को शामिल किया जाता था, उनको गैर सरकारी कहा जाता था। और उसमें भी दो प्रकार के थे, कुछ को भर लिया यहाँ पर जो है मनोनयन के द्वारा, और कुछ जो है यहाँ पर इसमें भी दूसरे दो प्रकार हो गए। कुछ को यहाँ पर निर्वाचन के द्वारा लाया जाता था कुछ सीटों में। तो चार प्रकार के लोग वहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों में बहुमत किसका होगा, ये प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर चाहे केंद्र में हो और चाहे प्रांत में, अभी 1892 के हिसाब से देखोगे तो केंद्र एवं प्रांत दोनों जगह पर, प्रांतों में परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा। सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा, सदस्यों का बहुमत। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रावधान ही किया गया था कि इतने सदस्य नहीं कर दिए जाएंगे कि गैर सरकारियों की संख्या ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जैसे 10 गैर सरकारी कहे गए थे, तो 16 हो सकते थे, तो 6 इसमें, इसका मतलब है 6 सरकारी सदस्य होंगे। और इसके अतिरिक्त जो कार्यकारिणी है वहाँ पर भी तो लोग हैं, वहाँ पर भी 6 सदस्य हो गए थे। हमने आपको बीच में और बढ़ाए घटाए जाते रहते थे, आपको भी हमने पिछले एक्ट में बताया। इसको समझें कि 1861 वाले में हमने बताया कि गवर्नर जनरल प्लस 5 मेंबर हो गए थे जो कार्यकारिणी में थे। तो ये 5 तो सरकारी में ही थे। और इसके बाद में बीच में एक एक्ट और आया था जिसमें एक और इसमें बढ़ाया गया था, 6 हो गए थे। इस तरह इनकी संख्या बढ़ती रहती थी। तो उतना आपको नहीं जाना है कब कितना बढ़ाया गया, लेकिन 6 तो ये थे आराम से, और 6 ये सरकारी थे, 6 इसमें सरकारी आ गए। ये वाले जो मनोनीत हो जाएंगे तो 12 ये हो जाएंगे, यानी सरकारी वाले सदस्य ज़्यादा रहते थे और गैर सरकारी वाले 10 सदस्य रखे जाते थे। तो इस प्रकार से केंद्र एवं प्रांतों में सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती थी।
ये इसलिए रखते थे ताकि निर्णय जो है वो ब्रिटिश हित में ही हो, ऐसा ना हो भारतीय ज़्यादा आ जाएं तो वो जो है अपनी चलाने लगे कुछ। तो ये विधान परिषदों और केंद्रों में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। प्रथम बार यहाँ पर निर्वाचन प्रारंभ किया गया। अब तीसरा पॉइंट ये है जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो सदस्य तो बहुत आ गए, अब भारतीय मान लिया 10 लोग हो गए, पहुँच गए, क्या इनके पास कुछ पावर्स हैं या 1861 की तरह सिर्फ मौन रूप से बैठेंगे ही? तो पार्षदों को कुछ शक्तियां दी गई थी। देखिए, सदस्यों की शक्तियों में इजाफा किया गया था। सदस्यों की शक्तियां, इसमें क्या बढ़ोतरी हुई? तो 1861 वाले एक्ट में आपने देखा था, 1861 में शक्तियां क्या थीं? कुछ भी नहीं थीं। सिर्फ मौन बैठो और कार्रवाई को देखो, जो हो रहा है उसको समझो, देखो, कुछ भी आपको वहाँ पे पावर्स नहीं है। बहस करने की कोई पावर नहीं है, मत देने की कोई पावर नहीं है, प्रश्न पूछने की कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए 1892 में जब इतनी मांग उठने लगी तो यहाँ पर सदस्यों की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ाई गई। और दो प्रमुख शक्तियों पर हम बात करेंगे। एक तो इनको जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। बहस की शक्ति यानी कि जब भी बजट आएगा तो उस पर आप बहस कर सकते हो, मत नहीं कर सकते हो, अभी बजट पे बहस कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई यहाँ पर। लेकिन ये प्रश्न ऐसा नहीं कि उठे और आप मंत्री से डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगे। 6 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी आपको। 6 दिन पहले प्रश्न आपको बताना होगा कि ये प्रश्न हम पूछेंगे और उसका उत्तर वो तैयार करके लाएगी सरकार। और वो भी जो है सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आपके प्रश्न का जवाब दे। तो इस तरह से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, जो 6 दिन पूर्व की सूचना पर दिया जाता था। 6 दिन पूर्व की सूचना पर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपको 6 दिन पहले बताना होगा। और इसमें शर्त ये थी कि जो सरकार है, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि प्रश्न पूछना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भारतीय लोग सरकार से प्रश्न पूछते थे, मंत्रियों से प्रश्न पूछते थे, तो भले वो उत्तर दें या ना दें, लेकिन अखबारों में इस चीज़ को बहुत धज्जियां उड़ाई जाती थी सरकार की कि ये प्रश्न पूछा गया, उसका मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए ठीक से, या ऐसा ये जवाब दिया, इसका विश्लेषण ये है वो है। यानी सरकार की धज्जियां अखबारों में उड़ाई जाती थी इन्हीं के आधार पे। क्योंकि आप उत्तर नहीं दोगे तब भी तो उसको पेपर निकालेगा, मीडिया निकालेगा कि ऐसा प्रश्न पूछा गया, सरकार जवाब नहीं दे पाई, तब तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी। इससे अच्छा तो उसका सुचारू उत्तर ही दे दो। तो सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य तो नहीं थी, लेकिन ये एक पावर थी प्रश्न पूछने की। लेकिन यहाँ पर एक आता है प्रश्न कि क्या पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति थी? तो पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं थी। पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं थी। पूछने की शक्ति नहीं, यानी प्रश्न में प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो। अगर आपने किसी से पूछ लिया, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो उसका उत्तर उन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है। अब उसमें आप प्रश्न में प्रश्न नहीं पूछोगे कि इसमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। प्रश्न में प्रश्न यानी पूरक प्रश्न, तो एक प्रश्न आप पूछेंगे और ज़्यादा उसमें बहस नहीं करेंगे। तो ये सदस्यों की शक्तियां हैं। अब पूरक प्रश्न वाला आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर ये पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति कब दी गई थी, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, यानी उसमें निर्णय में ये भी नहीं था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि 1892 में सिर्फ 2 पावर्स दी गई थी। वोट नहीं डाल सकते आप निर्णय में और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या था और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई, यानी और ज़्यादा भारतीय इसमें लाए गए। क्या सिचुएशन थी इसको ज़रा गौर करें। बात करने वाले हैं हम 1909 की। 1909 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई चीज़ें इसमें पहली बार लाई गई
उसको भी आप देखोगे। तो ज़रा सिचुएशन पे गौर करें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसके विरोध में भारत में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, कई नामों से आप उसे जानते हैं, आयोजन किया गया। यहाँ पर कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच में भी जंग द्वंद्व छिड़ा हुआ था। देश में माहौल ये था कि कांग्रेस भी दो भागों में बटी हुई चल रही है, नरम और गरम दल। उसके विषय में आप इतिहास में पढ़ते हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला फैक्ट भी आ चुका था, क्योंकि बंगाल के विभाजन में हिंदू और मुस्लिम को आधार बनाया गया था। इसलिए भारत में दो वर्गों में भी भारत बंटता जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम, और नरम दल और गरम दल पार्टी में। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये एक्ट लाया, परोस दिया। यहाँ पर उनके दो उद्देश्य थे, आंतरिक उद्देश्य जो हैं। हालांकि इसके जो उद्देश्य दिखाए गए वो ये थे कि 1892 का जो एक्ट है उसमें बहुत सी कमियां थी, हम उसको सुधारना चाहते हैं, ऐसा दिखाया गया। लेकिन आंतरिक रूप से जो विश्लेषण निकल के आता है वो ये है कि वो हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहते थे। अभी इस एक्ट में एक प्रावधान आएगा जिससे देखेंगे आप कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार डाल दो। दूसरा, नरम दल और गरम दल के बीच में भी दरार डाल दो, उनको भी अलग अलग कर दो। इसके भी प्रावधान इसमें किए गए थे इस प्रकार से। तो 1909 का जो उनके अनुसार उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका ये था कि 1892 का अधिनियम है, 1892 के एक्ट में सुधार, यानी कि उसको सुधार करने के लिए लाया गया था। और आंतरिक उद्देश्य इसके क्या थे, एक तो ये हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे, और नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल में फूट डालना था इनको, ये उद्देश्य थे। ये विश्लेषण के द्वारा निकलते हैं और ये जो है उनके द्वारा कहे गए उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 1909 में लाया गया तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आप जानते हैं, मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति हैं। मार्ले उसमें भारत सचिव हैं, भारत सचिव का पद ब्रिटेन में होता था, आपको बताया पीछे हमने। तो और मिंटो जो है ये वायसराय थे, वायसराय। तो वायसराय और महासचिव दो लोगों ने मिल करके ये एक्ट जो है लाने में, वही लोग लाते ही थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको सुधार कहा गया। उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, आप लोग ये सब दंगा उंगा ना करो। क्रांतिकारी उसमें बहुत ज़्यादा उठ रहे थे, तो हम देखिए भारत में बहुत अच्छा शासन बनाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। तो इसको सुधार का नाम दिया गया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहा गया। ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसको ज़रा देखें कि इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। इम्पॉर्टेंट है, आपको मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भारत में सांप्रदायिकता के उदय पर बात करेंगे तो मिंटो साहब को जो है भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मिंटो वायसराय थे 1909 के समय में, और ऐसा कहा जाता है कि मिंटो साहब जो है वो लॉर्ड मिंटो, ये भारत में सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। इनको भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। 1909 में जो प्रावधान किए गए थे उसमें पहला प्रावधान ये है, परिषदों में सीटों में बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। परिषदों में जो है सीटों की बढ़ोतरी, केंद्र में भी और प्रांत में भी। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले केंद्र में समझें। केंद्र में, तो केंद्र में यहाँ पर जो है संख्या कितनी कर दी गई, यहाँ पर संख्या कर दी गई 16 से 60। 16 थी, अभी आपको पीछे हमने बताया कि मिनिमम 10 और अधिकतम 16 हो सकते थे। यहाँ पर 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया, और कहा गया आधे गैर सरकारी होंगे इसमें, गैर सरकारी। लेकिन केंद्र में अभी सरकारी का बहुमत रहेगा, सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा, का बहुमत। तीनों बातों पर आप गौर करेंगे कि टोटल संख्या केंद्र में जो परिषद है उसकी संख्या हो जाएगी 60 कर दी गई। इसमें आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे
और अभी सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा, यानी टोटल में सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा। अब इस प्रकार से यहाँ पे 4 प्रकार के सदस्य आ गए, 4 प्रकार के सदस्य। देखिए, एक तो पदेन सदस्य आ गए, यानी गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद। ये कार्यकारिणी जो होती थी इसको बोलते थे कार्यकारिणी। ये पदेन है, यानी ये तो पोस्ट पे हैं। दूसरे होते थे मनोनीत में 2 प्रकार के हो गए, सरकारी यानी जिनको मनोनीत किया जाए, और गैर सरकारी और निर्वाचित। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के सदस्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो पदेन हो गए, दूसरे आपके हो गए सरकारी, गैर सरकारी और निर्वाचित। 4 प्रकार के सदस्य जो है वो आ गए। ये केंद्र में है, और प्रांतों में भी जो है संख्या बढ़ाई गई। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, प्रांतों में, तो प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई। अब वहाँ पर आपको सीटें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी कहाँ पर बढ़ाई गई थी। प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई थी, और केंद्र में आपको याद रखना है कि 16 से 60 कर दी गई थी। तो एक तो ये हो गया कि परिषदों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन लाया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया। आपसे अभी हमने पीछे बताया कि निर्वाचन प्रारंभ कर दिया गया था 1892 में ही, लेकिन वो अप्रत्यक्ष था, उसमें जनता वोट नहीं डालती थी। वहाँ पर क्या होता था कि जो जिला परिषद होते थे, जिला बोर्ड होते थे, या व्यापार मंडल कह सकते हो जिनको वाणिज्य मंडल कहते थे, विश्वविद्यालय, नगर पालिकाएँ, यहाँ पर लोग मनोनीत के लिए जो है सिफारिश करते थे कि इनको पार्षद बना लिया जाए, और उनकी सिफारिश के आधार पर उनका मनोनयन कर लिया जाता था। तो वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शन था। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि निर्वाचन होगा, वोट डाली जाएगी। तो वोट डालने में सीमित मताधिकार दिया गया, यानी हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था कि जो भी वयस्क है वो मत डाले। यहाँ पर सीमित मताधिकार रहेगा, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ, लेकिन मताधिकार सीमित है भी। मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार सीमित है। वोट डालने का अधिकार सीमित है, इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो फिर किसको होगा? इसका तय करेंगे कर के आधार पर, यानी जो टैक्स देता हो, संपत्ति के आधार पर, जिसके पास कुछ संपत्ति डिसाइड की गई कि कम से कम इतनी प्रॉपर्टी हो जिस पे वो टैक्स देता हो, और शिक्षा के आधार पर। इन सब आधार पर जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो उस समय 10% से भी कम लोग जो है इस अधिकार क्षेत्र में आ पाए, यानी भारत में इतना ना तो साक्षरता थी, ना ही लोगों के पास इतना संपत्ति थी जिस पे वो टैक्स देते हों, किराया देते हों, कर देते हों। तो ये सारे जो मानक लगा दिए गए कि वही वोट देगा जो इतना पढ़ा लिखा हो, या कम से कम इतना रुपए कर देता हो, या इतना खेत हो उसके पास जिसका लगान चुकाता हो। इस तरह से ये क्लॉज लगाए गए, इसलिए बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल पाया था। तो यहाँ पर ये मताधिकार सीमित रखा गया। तो ये तो परिषद के संदर्भ में है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो पार्षद हैं उनकी शक्तियों में कोई इजाफा किया गया या नहीं किया गया, सिर्फ मेंबर ही बढ़ाए गए। तो पार्षद की शक्तियाँ आप समझते आ रहे हैं पीछे से। आपको बताया कि 1861 में कोई शक्तियाँ नहीं थी, 1892 में 2 मिली। एक तो मिली बजट पर बहस, और एक मिली प्रश्न, ये 2 शक्तियाँ मिली। अब 1909 में बात करते हैं। तो 1909 में दूसरा पॉइंट जो है वो पार्षद के संदर्भ में है, यानी जो सदस्य हैं पार्षद की शक्तियाँ क्या रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या शक्तियाँ बढ़ा दी गई वो आप बात करें। इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, पूरक प्रश्न का अधिकार। देखिए प्रश्न का अधिकार तो इनको पहले से ही है, तो यहाँ पर आ गया आपका एक पूरक प्रश्न जो पहले नहीं था, पूरक प्रश्न। और दूसरा जो है बजट की विवेचना, बजट की विवेचना का अधिकार दे दिया गया। अभी बहस कर सकते थे, अब विवेचना भी कर सकते। बजट की विवेचना का अधिकार ये दिया गया इनको। और जो लोकहित के अगर कोई मुद्दे हैं,
लोकहित के मामलों पर बहस कर सकते हैं। प्रस्ताव, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक हित का मुद्दा है, उस पर बहस चल रही है, तो उस पर ये भाग ले सकते थे। तो इस प्रकार से पार्षद की शक्तियों में कुछ विशेष वृद्धि की गई, जिसमें पूरक प्रश्न वाला इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है 1909 में प्रदान किया गया है। तो ये है इनकी शक्तियाँ। अब यहाँ पर देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात थी विशेष, वो थी पृथक निर्वाचन की सिस्टम जो लाया गया मुस्लिम के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये सांप्रदायिकता का यहाँ पर प्रारंभ किया गया। तीसरी बात जो है वो ये है कि पृथक निर्वाचक मंडल। अब देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब पीछे हिस्ट्री में आपको बताया जाएगा, वहाँ देखिएगा। इसमें होता ये है कि देखिए, दो प्रकार का इलेक्शन में होता है। एक देखिए आरक्षण वाला होता है, आरक्षित सीट जो अभी भी हमारे यहाँ होती है, जिसमें आप देखते हो कि जनरल, ओबीसी या एससी एसटी के लिए जो है सीटें, या महिला के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो उसमें यह होता है कि जहाँ पर एससी के लिए या महिला के लिए या ओबीसी के लिए सीट आरक्षित होती है, तो वहाँ पर उसी वर्ग का कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी को होता है, हर वर्ग का व्यक्ति वोट डालता है। लेकिन ये जो पृथक निर्वाचक मंडल का सिस्टम था, इसमें यह होता था कि जहाँ पर मुस्लिम के लिए सीट आरक्षित की जाएगी इसके तहत, तो वहाँ पे कैंडिडेट भी मुस्लिम ही होगा और वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे, अन्य व्यक्ति जो है उसमें वोट नहीं डालेगा। यानी कि कैंडिडेट भी उसी कैटेगरी का और वोटर भी वही लोग होंगे, बाकी अन्य लोग वोट नहीं डालेंगे उसको। तो पृथक निर्वाचक मंडल यहाँ पे प्रारंभ किया गया और इसमें जो है प्रथम बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। और यही जो है सांप्रदायिकता के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट यहाँ पर डाली गई। आगे चल करके आप देखोगे कि अन्य एक्ट में इसी प्रकार का पृथक निर्वाचक मंडल अन्य लोगों को भी दिया जाएगा, जैसे सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को। आगे 1919 में, 1909 में अगर पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है। आशा है पृथक निर्वाचक मंडल को अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री के वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर एक्ट को पढ़िएगा, वहाँ पृथक निर्वाचक मंडल को कायदे से समझाया है। तो पृथक निर्वाचक मंडल की बात ये हो गई। चौथी चीज़ ये थी कि यहाँ पर जो है भारत सचिव एक होता था पद जो है ब्रिटेन में, और वायसराय इंडिया में। तो इनकी परिषदें होती थी। आपको पीछे हमने एक 1858 के एक्ट में बताया था। देखिए 1858 में क्या हुआ था उसको ज़रा गौर करें। 1858 इसमें आपको हमने बताया था कि एक भारत सचिव बनाया गया था। क्यों बनाया गया था भारत सचिव? क्योंकि जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी को नियंत्रित करते थे ब्रिटेन में, उनको ख़त्म कर दिया गया था और उनकी जगह पे भारत सचिव बनाया गया था ब्रिटेन में। और इसकी एक परिषद बनाई गई थी, भारत सचिव बनाया गया था, और एक भारत परिषद बनाई गई थी, 15 सदस्य जिसमें होते थे। और ये दोनों लोग मिल करके ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन में होते थे, वहीं से भारत का शासन चलाते थे। भारत में क्या होता था? भारत में एक वायसराय होता था और उसकी एक परिषद होती थी। ये जो है दोनों भारत में होते थे और ये भारत में इनके निर्देशानुसार शासन चलाते थे। यही तो सिस्टम था पूरा कि ब्रिटेन में बैठे थे भारत सचिव और उनकी परिषद, जिसको भारत परिषद, इंडिया काउंसिल कहते थे, ये किस पे शासन करते थे? भारत पर। किसके माध्यम से? वायसराय और उसकी परिषद के माध्यम से। तो ये जो भारत में हम परिषद पढ़ रहे हैं वो भारत की परिषद है और ये वाली भारत परिषद ब्रिटेन में है। तो यहाँ पर भारतीय मेंबर नहीं होते थे। आपको पता है कि परिषद में कोई भारतीय मेंबर नहीं हुआ करते थे। अभी आप सोच रहे होगे कि अभी पीछे मैंने कुछ भारतीयों को बताया था कि शामिल किया जा रहा है उसमें, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि इस परिषद में दो प्रकार के थे। एक तो कार्यकारिणी वाली जो जानते हैं आप, और एक अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए जाते थे। अतिरिक्त सदस्य जो भारतीय शामिल किए गए अभी तक
वो अतिरिक्त वाले में शामिल किए गए। यहाँ तो भारतीय हैं ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी तक 1892 तक जितने भी भारतीय आप देख रहे थे शामिल किए जा रहे हैं वो अतिरिक्त में। लेकिन ये जो कार्यकारिणी है जिसमें ये वायसराय के साथ में जो विशेष रहते थे उसमें कोई भारतीय नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर 1909 में पहली बार यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया जाएगा और यहाँ पर भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। तो ये प्रश्न आपके लिए बनेगा कि पहली बार भारत सचिव यानी भारत परिषद में किनको शामिल किया गया था, किन भारतीयों को शामिल किया गया था, और इसी प्रकार से भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया था। तो ये बनता है यहाँ पे प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको कैसे कि प्रथम बार। अब यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये प्रथम बार क्यों लिख रहे हैं, जबकि 3 भारतीयों को पीछे भी हमने बताया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, 3 लोगों को तो पहले ही जो है 1861 में ही शामिल किया गया था। तो वहीं पर हमने बताया था कि उनको अतिरिक्त वाले में शामिल किया गया था, मेन वाले में नहीं। अब यहाँ पर मेन परिषद में शामिल करेंगे। तो प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया, तो इसमें क्या नई बात हो गई? नई बात इसलिए हो गई क्योंकि ये जो कार्यकारिणी के सदस्य होते थे इनके पावर्स ज़्यादा थे, इनकी शक्तियाँ ज़्यादा थी, अन्य लोगों को तो बहुत कम शक्तियाँ दी जा रही हैं। तो इसमें एक भारतीय आया, तो इसका मतलब ये अच्छी बात है भारतीयों के लिए। और वो एक भारतीय कौन था? वो थे एसपी सिन्हा को शामिल किया गया और इनको बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई। बाद में लॉर्ड की उपाधि इनको प्रदान की गई, लॉर्ड की उपाधि। जैसे ये लोग कहलाते थे ना, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, तो इनको भी एसपी सिन्हा को भी इनको भी लॉर्ड की उपाधि दी गई क्योंकि उनकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बन गए थे ये। तो एसपी सिन्हा बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। और पहली बार ये प्रथम बार हुआ और ये भी प्रथम बार ही हो रहा है। प्रथम बार ब्रिटेन में, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रिटेन में, वैसे तो भारत परिषद ब्रिटेन में थी, जानना चाहिए आपको। प्रथम बार ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद जो थी, भारत सचिव की परिषद यानी भारत परिषद जिसको बोलते थे, भारत परिषद इंडिया काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, 2 भारतीयों को शामिल किया। वो 2 लोग कौन कौन से हैं? देखिए 2 लोग जो हैं वो एक है केसी गुप्ता और एक है सैयद हुसैन बिलग्रामी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये वो प्रथम भारतीय हैं जो वायसराय की परिषद में पहुँचे। एसपी सिन्हा, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये प्रथम बार ब्रिटेन में जो भारत सचिव की परिषद यानी भारत परिषद होती थी उसमें पहुंच गए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1909 तक आते आते जो है भारतीय जो है वो शासन प्रशासन में कुछ न कुछ हस्तक्षेप रखने लगे थे। और ये सब जो है यहाँ पर जो हमारे नेता हैं, चाहे वो गर्म दल के हों, चाहे वो नरम दल के हों, चाहे वो हमारे क्रांतिकारी वीर नेता हों, उन सबके सम्मिलित प्रयास का ये परिणाम है कि जो है ब्रिटेन सरकार धीरे धीरे भारतीयों को कुछ न कुछ जो है हक अधिकार देना प्रारंभ किया। भारत के लोग बहुत कम जागरूक थे। जैसे जैसे वो अपने हक और अधिकारों के विषय में जानते गए, चाहे वो गांधी जी के प्रयास से हों, चाहे वो नेहरू जी के प्रयास से हों, चाहे वो भगत सिंह के प्रयासों से हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हों, चाहे वो जितने भी हमारे नेता रहे, सभी के नाम गिनवाना संभव नहीं, लेकिन उन सब के प्रयासों से भारतीय लोग जागरूक होते गए। और आपने देखा किस प्रकार से होम रूल मूवमेंट चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, नमक
तोड़ो आंदोलन, यानी कितने आंदोलन चलाए गए और धीरे धीरे लोगों को अपनी अधिकारों के, अपनी स्वतंत्रता के, अपनी स्वायत्तता के विषय में जानकारी हुई और अपने हक को वो मांगने लगे। तब ब्रिटेन की सरकारें जो है वो धीरे धीरे मजबूरी में धीरे धीरे करके इनको, भारतीयों को उनके हक और अधिकार दे करके किसी तरीके से 1947 तक शासन को चलाया। तो यहाँ पर देखिए दो ये चीज़ें। तो इस 1909 में खास करके क्या चीज़ें आपको जाननी है वो रिवाइज कर लें। एक तो पार्षदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, निर्वाचन मंडल पृथक दिया गया, यहाँ पर कुछ इनको शक्तियाँ भी दी गई। पृथक निर्वाचक मंडल सिर्फ मुस्लिम को मिला है अभी तक 1909 तक, और पहली बार जो है वो दोनों जगह पर परिषदों में भारतीयों का प्रवेश हुआ। तो 1909 का जो अधिनियम है वो मार्ले मिंटो सुधार, खास करके विशेष तौर से जो जाना जाता है वो पृथक निर्वाचक मंडल के लिए जाना जाता है, क्योंकि आगे चल के भारत के विभाजन में ये सारी चीज़ें निकल के आई, इसके दुष्परिणाम निकल करके आए। तो अच्छी बातों पर अगर बात करेंगे, क्योंकि विश्लेषण आपको करना ही पड़ेगा, तो अच्छी बातें कहाँ निकल के आती हैं? जो परिषदों की सीटों में बढ़ोतरी की गई थी, इस वजह से भारतीयों की अधिकाधिक संख्या परिषदों में पहुंची और फिर वो अपना प्रभाव वहां पर बनाने में कामयाब रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो निकल के आई कि यहाँ पर इलेक्शन, परिषदों की सीटों में जो बढ़ोतरी की गई इसमें इलेक्शन का प्रावधान किया गया, इसलिए भारतीय जो लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार मिला। भले ही वो सीमित था लेकिन प्रारंभ तो हो चुका था। पृथक निर्वाचक मंडल पे बाद में बात करेंगे। ये जो दो निर्णय हुए जहां पर भारतीय लोगों को परिषदों में शामिल किया गया, ये भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे भी भारतीयों का शासन में हस्तक्षेप बढ़ा। लेकिन ये जो पृथक निर्वाचक मंडल है इसने भारत में सांप्रदायिकता की खाई को और गहरा किया, जिसकी वजह से भारत आगे चल के विभाजन के रास्ते पर बढ़ा। और दूसरी चीज़ है कि जो इसकी आलोचना करेंगे तो उसमें पार्षदों की शक्तियाँ बहुत सीमित थीं। अभी पार्षदों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं मिली थी, सिर्फ प्रश्न पूछने का, थोड़ा बहुत बहस करने का यही अधिकार था, लेकिन बजट पर पूरी तरीके से अभी मतदान नहीं कर सकते थे। ये सारी जो कमियां हैं वो आगे चल के दूर की जाएंगी। तो संवैधानिक विकास के चरण में हमने जो है 1909 तक बात कर ली है। अब इसके बाद एक चैप्टर में हम 1919 का अधिनियम जो बहुत महत्वपूर्ण है और 1935 का अधिनियम, इसको एक साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम आगे संविधान के निर्माण पर चर्चा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।